अब ये है कि दो मासेस हैं M1 और M2, और बस ये दिया गया है कि M1 M2 दो मासेस हैं। अब M1 को हमने क्या किया, ई डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया टुवर्ड द सेंटर। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ठीक है? तो हमने क्या किया, M1 को डी डिस्टेंस से आगे डिस्प्लेस किया, कि M1 को मैंने डी डिस्टेंस आगे कर यहाँ पे ला के। तो इन्होंने पूछा है M2 को हम कितना डिस्प्लेस करें, मतलब M2 को यहाँ अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करें, ये मान लेते हैं कितना होना चाहिए, ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो अनअल्टर्ड रहे या सेम रहे, जो पहले था वही अभी भी रहे, अच्छा ठीक है? अच्छा। ये प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया ये M1 है और ये M2 है और ये एक्स एक्सिस है, और M1 हमारा ओरिजिन पे ही रखा हुआ, ठीक है? और ठीक है। M2 को मान लिया मैंने एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है? अब हम हम्म, क्या कर रहे हैं, हमको ये तो पता है कि ये डी डिस्टेंस से आगे शिफ्ट किया गया है, तो हमको M2 के लिए बताना है कि कितना शिफ्ट करें। मान लेते हैं उसको हम कुछ डी डैश से शिफ्ट करते हैं। डी डैश से शिफ्ट करने पे भी सेंटर ऑफ मास यही है। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियली अगर हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना चाहें, एक्सीओएम हम्म, कितना होना चाहिए, तो एक्सीओएम होना चाहिए M1 x1 माना है 0 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस सॉल्व होकर हो जाएगा M2 x अपॉन M1 प्लस। ठीक। अब जब हमने इसको डी डिस्टेंस से आगे शिफ्ट कर दिया, तो अब इसका न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा D, 0। पहले ये ओरिजिन पे था, अब D, 0। और इसको हम्म, मान लेते हैं डी डैश से मैंने शिफ्ट किया, तो इसका न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा x माइनस डी डैश, 0। ठीक ओवरऑल पहले x पे था, अब डी डैश आगे शिफ्ट हो गया। अब ठीक हम जो ठीक। सेंटर ऑफ मास निकालेंगे एक्सीओएम डैश कह देते हैं, ठीक है? मान लेते हैं न्यू सेंटर ऑफ मास एक्सीओएम डैश है, लेकिन ये जो एक्सीओएम डैश है ना, ये एक्सीओएम ही रहना चाहिए, क्वेश्चन की यही डिमांड है, सेंटर ऑफ मास हम्म, अनअल्टर्ड रहना चाहिए उसका हम्म, पोजीशन, ठीक है? तो अब हम्म, जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका फॉर्मूला होगा M1 x1 की जगह डिस्टेंस d, बीच में प्लस M2 x2 की जगह x माइनस डी डैश अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है? और ये एक्सियम ऑलरेडी यहाँ से हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं, M2 x अपॉन M1 प्लस इक्वल M1 d। अमन, हाँ पहले हमने M1 M2 के बीच की डिस्टेंस अगर x ली थी, ठीक है। तो उसके बाद d डिस्टेंस हमने मूव कराई है, हाँ इसको तो अब नई डिस्टेंस x माइनस d हो जाएगी। नहीं देखो, ऐसा सब एक्चुअल में पहले हमने डिस्टेंस x मानी थी, ठीक है? हाँ, तो इसको ओरिजिन पे माना था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0, 0 था। 0,0। और इसका कोऑर्डिनेट कितना था इस वाले का, x, हाँ, 0। अब ध्यान से ठीक। देखो, अब जब हम इसको d डिस्टेंस आगे ले गए तो इसका कोऑर्डिनेट हाँ क्या हो हाँ जाएगा, d, 0 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ये इतना। और इसको मान लेते हैं डी डैश से मैंने इधर शिफ्ट किया, इसी की वैल्यू मुझे पता करनी है नहीं तो वो x माइनस d डैश नहीं होगी ना, क्योंकि x तो हमारा ओरिजिन ना। से M2 तक कुछ है नहीं ना। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। एक्चुअल में जो भी पोजीशन होती है वो तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताई जाती है ना, रीजन से लेते वो हैं। मास पार्टिकल के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना बताई जाती है। हम्म, इसकी जो पोजीशन है, मतलब इस ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पोजीशन होगी वो M1 के टर्म में बताई जाएगी, सॉरी ओरिजिन के टर्म में बताई जाएगी, ठीक है? हम्म अब ये जब पार्टिकल यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, ठीक है, तो इसका हम्म। पोजीशन D, 0 हो गया। अगर इसके ही रिस्पेक्ट में पोजीशन निकाल लेते तो हम इस D, 0 को 0, 0 ना कह ठीक देते, ठीक ठीक। ठीक है ना? हमको लगा मास के रिस्पेक्ट में बता नहीं रहे हैं, नहीं, ठीक है, हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो ही रहेगा। नहीं, क्योंकि एक्चुअल में देखो, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखने लगेंगे तो हमने रेफरेंस ही हम्म चेंज कर दिया। जब हमने रेफरेंस ही चेंज कर दिया तो हमारा सेंटर ऑफ मास तो चेंज हो ही जाएगा, हम्म, ठीक है? रेफरेंस हमें वही रखना है जो पहले था, ठीक ठीक ठीक। है? तो इसको यहाँ पे थे, इन दोनों को काट देंगे, M2 x इक्वल टू M1 प्लस M2 x माइनस डी डैश। अब ठीक। मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, हो जाएगा सॉल्व करके M2 कॉमन, x माइनस x प्लस डी डैश M1 d, ठीक है? कट जाएगा, तो M2 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी डी डैश की वैल्यू आ जाएगी M1/M2, ठीक है? अब देखो, हमने x डिस्टेंस मानी थी अपनी तरफ से कि ये x डिस्टेंस दूरी पर है, लेकिन उसका कोई रोल आया नहीं यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे देखो वही चीजें आई हैं जो क्वेश्चन में दे रखी हैं,
इतना अगर हम इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो सेंटर ऑफ मास अनअल्टर्ड रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड अच्छा की लेंथ उसकी 3 मीटर है ना? हाँ टोटल लेंथ 3 मीटर है। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है, अगर इसमें लीनियर डेंसिटी इस तरीके से वेरी कर रही है, लीनियर डेंसिटी वेरी करने का मतलब है यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है हर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास L/2 यानी कि 1.5 नहीं आएगा। तो मान लेते हैं यही हमारा ओरिजिन है। ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो क्या तरीका है, क्या ये है, क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास मान लेते हैं, का मास dm है और इसकी लेंथ या थिकनेस dx है। ठीक है, तो उस हिसाब से एक्सियम का फॉर्मूला होना चाहिए इंटीग्रल में dm x का इंटीग्रल अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, यही तो था। और इंटीग्रल इसमें जो लिमिट्स होती थी वो बॉडी की लिमिट्स थी, बार बार बताया। बॉडी स्टार्ट हो रही है 0 से लेके और एंड हो रही है 3 पे, 0 से 3 इंटीग्रल। अब ये हो जाएगा 0 से 3। अब हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें dm/dx, यही तो मास पर यूनिट लेंथ, यही तो लीनियर डेंसिटी हुई। लीनियर मास डेंसिटी क्या हुई, dm/dx हुई। और ये dm/dx हमको 2 + x दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो dm की जगह हम लिख सकते हैं 2 + x × dx लिख सकते हैं। यहाँ रख दो, 2 से 3 + x और एक बाहर x और है इंटू dx, 3 m की जगह 2 + x दिया। तो सॉल्व कर ले तो 0 से 3 2 x dx अलग हो जाएगा, बीच में प्लस 0 3 x² dx अलग हो जाएगा, 2 x अलग 0 से 3 प्लस x dx अलग। तो बस इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा x²/2, 2 कट जाएगा और फिर अपर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 9 - 0 आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे x³/3 आएगा और अपर माइनस लोअर रखेंगे तो 7 - 0/3 यानी 9 यहाँ भी। और में यहाँ पे 2 बाहर x dx तो 3 - 0 इधर प्लस x का x²/2 यानी 1 - 9 9 जाएगा 18 ऑन 6 प्लस 9/2 जाएगा 2 ऑन 12 + 9 कितना, 21 3 7 या 21 और 3 6 या 18, 12/20 12/7 मीटर फ्रॉम वन एंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन रेफरेंस पॉइंट ओ है ना हाँ इसमें, ओ रेफरेंस से पॉइंट ये निकालना ओ दिया है, तो हमको ओ से यहाँ पे 2 निकालना है। रेक्टेंगुलर प्लेट है, ए और बी उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों का सेम है और रेफरेंस पॉइंट ओ है, ये टी शेप बना हुआ है, इसका हमको सेंटर ऑफ मास बताना है इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है, डायगोनल्स पे ठीक है, हाँ वो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे होता है। और अगर हम्म, इसकी लेंथ ए है और बी है तो एक्चुअल में होगा a/2, b/2 है ना। ठीक है। ठीक है, तो इसका खुद का जो सेंटर होगा, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, दो बॉडीज मान। ठीक है, अच्छा दोनों का मास सेम होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेट्स का यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है और दोनों का एरिया सेम है तो मास भी सेम होगा। ठीक है, तो हम ये मान ठीक के है। चल रहे हैं कि इसका दोनों का मास m है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि दोनों m1 और m2 बराबर हैं और m है। ठीक है, तो पहला जो पार्टिकल होगा इसका खुद का मास यहाँ पे होगा, तो इसका खुद का मास m यहाँ होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। अब ये देखने वाली बात है, अगर ध्यान से हम सोचें तो इसका खुद का ये जो हाइट होनी चाहिए ये b/2 होनी चाहिए। लेकिन हमारा रेफरेंस तो ये है, रेफरेंस हमारा ये है और ये खुद ए हाइट प्लस यहाँ से यहाँ तक a है तो इसकी हाइट होनी चाहिए a + b/2 चाहिए ना, यानी ये होनी चाहिए a + b/2 लो ना चाहिए, ठीक ठीक। कॉमा। अब इसकी
वो चीज देखेंगे तो ये चीज होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक a/2, और क्योंकि ये डिस्टेंस a/2 है और ये भी डिस्टेंस a/2, यानी कि y की वैल्यू a/2 है। उल्टा तो सॉरी, नहीं लिख दिया उल्टा मैंने? लिख दिया उल्टा मैंने, लिख उल्टा दिया, लिख दिया। हाँ वही वही पहले तो मुझे कह रहा x अब लिखना चाहिए, तो a/2 कॉमा a प्लस है। हाँ b/2, क्लियर है ना? हाँ हाँ, ये ठीक है। बोलो। हम्म। अब इस वाले के लिए देखो, नीचे वाले के लिए इसका ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के ये डिस्टेंस होनी चाहिए b/2 होनी चाहिए। बट ये b/2 है, लेकिन ये डिस्टेंस भी तो इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि रेफरेंस तो हमारा ये है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये होगा a माइनस b/2 प्लस b/2, होगा ना? यानी कि ये सॉल्व करके आएगा a/2, यानी ये जो पॉइंट आएगा वो a/2 कॉमा, ठीक है। और हाइट कितनी होनी चाहिए? तो हाइट तो देखो ये पूरी a है, तो ये a/2 ही आना चाहिए। तो ये तो a/2 कॉमा a/2 ही आना चाहिए। बोलो। ये फिर से बताओ दूसरा वाला। ये वाले पॉइंट जो दूसरा मास है m के लिए, ये ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक के, ये b/2 है, क्योंकि ये टोटल b है और ये b/2 होगा। ठीक है। a/2 कॉमा b/2 होता है ना, तो ये b/2 होगा। और ये ठीक। डिस्टेंस ऑलरेडी a माइनस b/2 है, ये यहाँ से यहाँ तक के ये डिस्टेंस। तो जब ये कोऑर्डिनेट बताएंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड करके बताएंगे ना, ठीक ठीक ये a/2 होना चाहिए ठीक है। कॉमा। अच्छा, दूसरी ये हाइट बतानी है। तो अगर ये हाइट मुझे बतानी है ये वाली, तो ये हाइट बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये टोटल हाइट यहाँ से तक a है और a/2 पे होना चाहिए। यही तो हाइट रीजन से ही तो लेनी होती है। ये हाइट यहाँ से तक a/2 ही तो आएगी। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, यानी x हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, a/2 ही आएगा। ठीक है, मास सेम है और x कोऑर्डिनेट सेम है, तो x निकालने की जरूरत नहीं है, ये a/2 ही आएगा। y निकाल लेते हैं। y क्या होगा? m इंटू a प्लस b/2 पहला मास, प्लस दूसरा मास m इंटू डिस्टेंस a/2 अपॉन m प्लस m 2m। m कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा a प्लस a/2 प्लस b/2 अपॉन, हो जाएगा ऐड करके 3a/2 प्लस b/2, यानी कि 3a प्लस b/4 आ जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास हमारे पास कहीं आ जाएगा, कहाँ कहीं, ठीक है, a/2 कॉमा x कॉमा y0 आएगा, वो आएगा a/2 कॉमा 3a प्लस b/2, क्लियर है? ठीक। तो इसमें जो हमने यहाँ पे पोजीशंस निकाले हैं ना, ये और ये, ठीक है, इसको 9th क्लास में एज अ प्रॉब्लम देना चाहिए, ये पोजीशंस निकालने, बस सब डायग्राम बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 बॉडीज हैं, जो ऑब्वियस है, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों सेम है, यानी तीनों का मास सेम हो। पहले वाले का मास m होगा, पोजीशन क्या होगी? तो पहले वाले के लिए सिंपली a/2 कॉमा b/2, पहले वाले के लिए होगा a/2 b, ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्या होगा? दूसरे वाले के लिए भी पोजीशन तो a/2 कॉमा b/2 ही होगा, लेकिन ये a/2 है, देखो होगा यहाँ पे एग्जैक्टली, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया ना ये a/2 निकला हुआ है, यानी इधर a/2 होगा और ये a/2 होगा और ये है, तो यानी इसका पोजीशन a कॉमा, ठीक है। और देखो जो b/2, इस ब्रिक के लिए b/2 यहाँ से यहाँ तक ये b/2 होगा, लेकिन एक्चुअल में नीचे से ऑलरेडी भी है, तो ये होगा 3b/2, 3b/2, ठीक है ना। और ऐसे ही तीसरे वाले का देखें, के लिए क्या होगा? तो 5a/4। हाँ, इसके लिए एक्चुअल में यहाँ पे नहीं, a/4 तो ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है, a/4 ये बाहर निकला हुआ है, तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस a/2 होनी चाहिए। अब हम ये नहीं देखें, 3a/4 होनी चाहिए ना, वो नहीं, हम ये कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a/4 होनी चाहिए, हाँ, सॉरी ये a/2 होनी चाहिए। अब हमको इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखना है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए? ये भी प्लस कर दे और ये भी प्लस कर दे, तो a/2 प्लस ये डिस्टेंस है a/2, सॉरी ये डिस्टेंस कितनी है? a/4 है, 3a/4 है। नहीं a/4 है, अच्छा, a/4 है, कैसे a/4 है? क्योंकि बीच में का पार्ट जो है वो a/2 है, हाँ हाँ, और सही इधर कह भी a/4 बचा, इधर भी a/4 बचा। ठीक है, ठीक, तो ये होना चाहिए a/4, तो कितना आ रहा है सॉल्व करके? ये 5a/4, 5a/4 कॉमा, और हाइट कितनी आ रही है? तो 2b 5b/2, प्लस b/2, 5b/2, ठीक है।
ठीक है, तो हमें सारे पोजीशंस पता चल गए, तो एक्सियोम का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस x3 अपॉन m1 प्लस m आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ आगे बढ़ते हैं। ठीक क्वेश्चन ये है कि एक मान लेते हैं ऐसे कारपेट रोल करके रखा हुआ है, सामने से तो ऐसे ही दिखेगा, है ना, ऐसे ठीक ठीक ठीक। रोल कर। अब इसका रेडियस इस समय r है, हम्म इसका रेडियस हमारा r है। हम्म अब इस समय इसमें और इसका टोटल मास m है, तो देखो टोटल मास इसके सेंटर पे ही काम कर रहा होगा, हम्म ठीक है, m यहाँ पे काम। अब जब इसको हमने अनरोल कर दिया, ठीक है, हम्म तो मान लेते हैं इसका कुछ पार्ट तो जमीन पे आ गया होगा और कुछ पार्ट इसका हम्म अनरोल्ड बचा होगा। ठीक है, हम्म तो अनरोल्ड पार्ट है उसका रेडियस r/2 है, ये रेडियस r/2 है। अब क्लियर है, जो अनरोल्ड पार्ट है उसमें जो मास होगा वो भी पूरा मास थोड़े ना होगा, तो उस मास को हम m डैश मान लेंगे। तो अगर हम m का m डैश से रेशियो पूछें क्या होना चाहिए, तो क्या ये रेशियो इसके वॉल्यूम v और इसके वॉल्यूम v डैश के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम भाई मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, कारपेट सेम है, डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, और तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, तो और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा, एच क्या है, हमने चूंकि कारपेट को एज अ रेक्टेंगल एरिया डोमिनेंट फैक्टर, तो हमने वही सिग्मा निकाला था। नहीं नहीं नहीं, से काम सिग्मा से काम चल जाएगा तभी, क्योंकि तभी एल कट जाएगा। तुम अगर देखो एरिया से सोचोगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो एच क्या है, लेंथ ऑफ कारपेट, जो कि दोनों केस में सेम रहेगी क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग ये रोल्ड है, तो घूम फिर के आर का स्क्वायर की ही प्रोपोर्शनलिटी आएगी। ठीक है, जो कि है पहले आर थी रेडियस और अब रेडियस है r/2 का स्क्वायर, है ना। जो m डैश आएगा वो m/4 आएगा। ठीक है, अब हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, डेल्टा यू, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल कितनी थी, mgr, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी m की जगह m/4, r की जगह r/2। ठीक है, सॉल्व करके ये 7 mgr/8 आएगा। क्लियर है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई। आगे देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ये एक डिस्क का एक पार्ट है, ठीक है, जिसका एंगल थीटा है और इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है। दो तरीके हैं हमारे पास, एक तरीका हमारे पास जो है लंबा तरीका है, लॉन्ग मेथड क्या है। तो लॉन्ग मेथड ये है कि याद होगा हमने सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकलवाया था, ठीक है ना, और उसमें पूरा डबल इंटीग्रल करके, याद होगा किसी को तो, रवि तुम थे शायद, ठीक है, पहले या दूसरे लेक्चर में निकाला था। तो जैसे वो वाला डेरिवेशन किया था वैसे ही इसका किया जा सकता है, बस सेमी सर्कुलर के लिए मैंने जो एंगल के लिए लिमिट ली थी वो 0 से थीटा ली थी, सॉरी 0 से पाई ली थी, तो इस क्वेश्चन में आपको 0 से पाई की जगह 0 से थीटा लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम वही हो जाएगी जो पीछे हमने करी थी, सिर्फ लिमिट चेंज हो जाएगी। हमने उसी में लिमिट 0 से 2 पाई करके सर्कल का भी निकाल के दिखाया था, ठीक है, और सेमी सर्कुलर डिस्क का भी निकाला था। अब दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि अगर तुम्हें इसका सेंटर ऑफ मास याद हो, ठीक है, वर्टेक्स से वाई हाइट, तो ये जो है 4r/3 पाई थी, याद है कि नहीं याद है, 4r/3 है। अब अगर इसके थीटा को हम 180 डिग्री कर दें, यानी कि पाई कर दें, ठीक है, तो क्या ये जो एनुलर डिस्क है ये सेमी सर्कुलर डिस्क ना बन जाएगी। ठीक है, और अगर मतलब अगर हम इसमें थीटा की जगह पाई कर दें तो यही डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाएगी। ठीक और सेमी सर्कुलर डिस्क का तो हमें 4r/3 पाई पता है, तो अगर थीटा पाई रखने पे जिसमें भी 4r/3 पाई आ जाएगा वो आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके ऑप्शन लिख दिए थे। तो देखो पहले वाले में ये आंसर बन जाएगा, 4r/3 पाई बन जाएगा और साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी, और किसी में आंसर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि कैलकुलेट कर लो, और एक तरीका ये है कि हमें ये मालूम था, इसको इसमें रख के एडजस्ट करके निकाल लिया। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में आंसर दिया भी हुआ है, जानबूझ के, मतलब सॉल्यूशन, मतलब इसीलिए हमने जानबूझ के ऑप्शन दिए हुए थे। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप जो है उसको सॉल्व ना करो, क्योंकि सॉल्व डबल इंटीग्रल सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना,
तो इजी प्रॉब्लम थी। अगली देखते हैं। अच्छा अब अमन, जैसे हाँ, मैंने बताया था वैसे नहीं हो पाएगा। नहीं वैसे कैसे होगा भाई? सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तुम्हें, मतलब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें तुम ये मान लो कि इसमें 4 मासेस हैं या 5 मासेस हैं, उनके पोजीशन निकाल लो और फिर x1 इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 ऐसे फॉर्मूला लगा दो। ये तो लग नहीं सकता। लगेगा तो इसमें यही ना कि xum का फॉर्मूला होगा डबल इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स अपॉन, ऐसे करके बनेगा ना। हम्म, बनना तो यही तरीका चाहिए। हाँ ये है कि x की वैल्यू ना निकालो तुम, ये मान सकते हो ये सिमेट्रिक, देखो ये काम कर सकते हैं हम कि ये सिमेट्रिक एक्सिस है, इसके अबाउट ये सिमेट्री है, तो एक सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा, यानी x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू तो यही होगी। मतलब यहाँ पे y निकालने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट यहीं कहीं आएगा। अब सिर्फ x निकालना है, ठीक है? तो x ऐसे ही तो निकालोगे, सेंटर ऑफ मास x ही होगा। ओके, फिर आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्या है। ठीक। अमन तो रुको, एक चीज हमको तुमसे पूछना है। क्लास सब लोग एंड कर ही लेंगे। ठीक है, हम क्लास एंड कर देते हैं, फिर तुम पूछो। ठीक ओके। हम्म।